नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूं और इन खबरों के जरिए आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश और साथ ही अलग अलग हिस्सों में दिखाएंगे कि राजनीति यहां की क्या चल रही है और क्या कहता है यहां का मौसम, और ऐसी तमाम तरह की खबरें होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। बीजेपी का मिशन 24, राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान, जान की कीमत 50 रुपए, खेल खेल में खूनी संघर्ष, कोरोना की मार 10,000 के पार। तो बीजेपी का मिशन 24 दिखाई दे रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है और सीएम शिवराज बीडी शर्मा बैठक में शामिल हुए। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अनुत्तम मिश्रा भी वहां पहुंचे। विधानसभा वार उपचुनाव को लेकर बनाई गई है रणनीति। नाराज नेताओं की नाराजगी से दूर करने की कवायद भी यहां देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा, ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, जहां आज मिशन 24 को लेकर एक बैठक हुई जिसमें कोर कमेटी के तमाम लोग पहुंचे। वो विधायक भी पहुंचे, भूपेंद्र सिंह यहां नजर आ रहे हैं और साथ ही चाहे गोविंद राजपूत की बात करें, तमाम नेता पहुंचे। सुन लेते हैं इस कोर कमेटी में क्या होने वाला। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, आज एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है। सर, किन विषयों पर चर्चा हुई और किस तरीके से रणनीति है जीत के लिए उपचुनाव? देखिए, चुनाव जो 24 विधानसभाओं के उपचुनाव है, उसके चुनाव प्रबंधन को लेकर आज यहाँ पर बैठक चल रही है। प्रत्येक विधानसभा में चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, विकास के लिए उस विधानसभा में और क्या आवश्यक है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और चुनावी रणनीति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है क्योंकि 22 ऐसे लोग हैं जो पूर्व में कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए, उनके साथ सामंजस्य भी बिठाना है। और एक बड़ी बात है कि पार्टी फेस पे नहीं, सिर्फ कमल पर जो है काम कर रही है कि इस बार सबको एकजुट होकर कमल के फूल के लिए साथ में काम करना होगा जीत के लिए। देखिए, जो 22 लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो अब वो हमसे अलग नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी एक निमित्त होता है, इसलिए प्रत्याशी कोई हो इसका महत्व नहीं होता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कमल के चिन्ह पर लड़ेंगे और पार्टी चुनाव लड़के जीतेगी, प्रत्याशी निमित्त। फिर भी नाराजगी तो कई जगहों से आ रही है लंबे समय से, थोड़ी बहुत होगी, दूर करेंगे। तो ये पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि उपचुनाव में जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नगेन के साथ आकाश सेन, आईडी 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं। सर, कोर कमेटी की बैठक थी, उपचुनाव की तैयारी को लेकर क्या रणनीति तैयार? बैठक हुई है, सारे लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य भगत जी थे और यही बात हुई कि ये चुनाव प्रत्याशी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। जिस भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता ने किया है, विधायकों ने किया है, मंत्रियों ने इस्तीफा देकर किया है, उस सरकार को पुनः बनाना है और सही प्रत्याशियों को बहुमत से जिताना है। कई जगह से वैसे नाराजगी भी आई है, पारुल साहू जो सुर्खी सिंह हैं, सागर से कोई नाराज कहीं नहीं है, सब बढ़िया है, संतुष्ट हैं, परिवार में सब संतुष्ट रहते हैं, सब एक साथ काम करेंगे। ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री हैं, जो साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार बता रहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जो है अपने कर्मों से गिरी है। कैमरा पर्सन नगेन के साथ आकाश सेन, आईडी 24 भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उपचुनाव की डगर थोड़ी सी कठिन है और गोविंद राजपूत ये कह रहे थे कोई नाराजगी नहीं है, सब एक है, परिवार के लोग हैं। तो यहां 2 नेता आपने देखे, एक वो नेता यानी भूपेंद्र सिंह जिन्हें चुनाव लड़ाना और एक वो नेता जिन्हें खुद चुनाव में जाना यानी कि गोविंद राजपूत। लेकिन बैठक में क्या हुआ, आकाश के पास चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सीधे आकाश से बात करते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, किस तरह की ये बैठक है और क्या माना जाए मिशन 24 जो दिखाई दे रहा है उसको लेकर कुछ रणनीति बनी? जी, निश्चित रूप से मनोज जी, मिशन 24 को लेकर ही जो है बीजेपी की ये बैठक थी और खास बात यह है कि विधानसभा वार इस बैठक को रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम डैमेज कंट्रोल की कवायद अभी तक बीजेपी कर रही थी, उसके बाद पहली बैठक थी जिसमें सरकार और संगठन दोनों मिलकर जो है नेताओं से विधानसभा वार मुखातिब हुए। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो जो 22 विधायक कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है
बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद उनको जो है टिकट देने की बात जो है संगठन में चल रही है उपचुनाव में। तो ऐसे में वहां से जो पहले से जो जनप्रतिनिधि थे, पहले से जो नेता हैं, जो कई बार मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश सरकार में, उनके भविष्य पर एक तरीके से संकट होगा। और यही कारण है कि अब जो है विधानसभा वार बैठकर जो है पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। यही कारण है कि कोर कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद विधानसभा वार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी जो है बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष है वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है 1 to 1 बातचीत की है, चर्चा की है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 3 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद थे और लगातार जो बैठकों का दौर है वो लगातार बीजेपी कार्यालय में देखा गया। इस दौरान कई पूर्व मंत्री भी जो है बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी जो है उपचुनाव में हो सकते हैं, जो प्रत्याशी वो भी यहाँ पर बैठक में शामिल हुए हैं और खास इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि किसी भी नेता में किसी भी तरीके से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से अगर आप तुलसीराम सिलावट की बात करें या मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात करें या भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री है मध्य प्रदेश की, उनकी बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पार्टी जो है किसी प्रत्याशी के फेस पर नहीं, पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ती है और यही बीजेपी की खासियत है। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी को भी लग रहा है कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर जीत का चौका लगाना है तो कहीं ना कहीं पार्टी पर ही जो है, पार्टी चुनाव चिन्ह पर ही लोगों को चुनाव के लिए राजी करना होगा। क्योंकि स्थानीय तौर पर देखें या क्षेत्रवार देखें तो तकरीबन ग्वालियर की जो 10 से 12 सीटें हैं, यहाँ पर जो है समीकरण काफी ज्यादा बदल गए। यही कारण है अगर लोकल कार्यकर्ता नाराज होता है तो उसके कारण पार्टी को जो है एक बड़ा डैमेज हो सकता है। और यही कारण है कि अब जो है सभी नेता इस बात की वकालत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि सिर्फ पार्टी चिन्ह पर ही जो है चुनाव की कवायद की जाएगी कि जिससे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी रहे। चलिए आकाश, निगाह बनाए रखिएगा और चुनाव से पहले इस तरह की कवायदें चलती रहेंगी। अंतरकलह की चर्चा भी है। चर्चा ये भी है कि जो 22 लोग चुनाव जीत कर आए हैं उनको लेकर कार्यकर्ता कैसे मेहनत करेंगे, और वो कार्यकर्ता जो कभी उनके साथ जुड़ा करता था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो क्या वो कांग्रेस के साथ काम कर पाएगा। और इसीलिए मिशन 24 को लेकर आज बैठक हुई है और कोर कमेटी में ये निर्णय लिए गए। कई तरह की बात है कि हमें कैसे कमल के चिन्ह पर अपने प्रत्याशी को जिताना। ये मत देखिए कि कौन है, वो कांग्रेस से आया कि कहां से आया, बस ये देखिए कि उसका चुनाव चिन्ह कमल है, ऐसा बीजेपी का कहना है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये खबर दूसरी खबर है। इस खबर में हम आपको लिए चलते हैं तो राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान और गुजरात में विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर एमपी में भी सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व के प्रति आस्था ही नहीं है, अब वह अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही, तो इसमें किसकी गलती है। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान राजस्थान गुजरात में हमने देखा। कांग्रेस विधायक होटल में शिफ्ट किए गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कुछ राज्यसभा सीटों के लिए खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही, ऐसा उन्होंने कहा। और चुनाव से पहले ये सब देखने को मिलता रहेगा। क्या कहना है दोनों नेताओं का, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को और किसी चीज की चिंता नहीं। देश में क्या हो रहा है, भुखमरी है, परेशान है मजदूर, ये सब कोई मतलब नहीं। उनको राज्यसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में तो सरकार गिराई दी सीट के चक्कर में, गुजरात में विधायकों को ले गए वही सीट के चक्कर में। अब राजस्थान का नंबर है, जो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे डर है, शंका है कि हमारे यहाँ भी इसी तरह का प्रयोग होने वाला है। कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस तरीके से बयानबाजी राहुल जी कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को लेकर, चाहे कोविड को लेकर, चाहे लॉकडाउन को लेकर, तो लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है ये हमारे लायक नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनका नेतृत्व कमजोर है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं। और दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पे लगा है तो ये तो उनकी ना समझी। सियासत बदल रही है और समझ का फेर यहां दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपनी सियासत चल रही है और कांग्रेस उस सियासत को देखकर यह कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान भी हमारे हाथ से चला जाए। दरअसल 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होना है। गुजरात में 8 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी।
अब राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर है, यहां भी कुछ इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन बीजेपी कहती है जब उनके नेता कोई नहीं मानता तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, राज्यसभा चुनाव से पहले 2 जगह जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली, गुजरात और राजस्थान में, तो क्या धड़कनें मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही है? जी, निश्चित रूप से इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से राजस्थान और गुजरात में जो कुछ देखने को मिला है वही कुछ करने का जो है प्रयास जो है राजस्थान का और जिन राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। और इसी का उन्होंने साफ तौर पर जो है बीजेपी नेताओं पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव है और बीजेपी को अच्छे से पता है कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव हुए तो बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के तमाम आरोपों को मनोज जी निराधार बता रही है और साफ तौर पर इस बात को कह रही कि जो कांग्रेस है उनके पास किसी भी तरीके से कोई नेतृत्व नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस की नाकामियों के कारण परेशान होकर नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जी नहीं, लेकिन जो स्थितियां दिख रही है, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो गणित दिखाई देता है वो ऐसा लगता नहीं है कि इस तरफ कोई स्थितियां बनेंगी। 2 यहां भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी और 1 कांग्रेस की रहेगी। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो है फूल सिंह बरैया, चौथा व्यक्ति। और आज हमने ये भी देखा कि चौधरी राकेश सिंह ये कह रहे थे अपने ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह जी को नसीहत सलाह दे रहे थे कि वो पहले व्यक्ति के रूप में बरैया का नाम आगे बढ़ा दें। तो ये सब कांग्रेस के अंदर चल रहा है। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जरूर ये सब चल रहा है मनोज जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। एक सीट दोनों के खाते में जाना, दोनों ही राजनीतिक दलों के खाते में जाना स्पष्ट रूप से, लेकिन बीजेपी दूसरी सीट पर भी जीत हासिल कर रही। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर जो है उम्मीद लग रही है कि दूसरी सीट पर कांग्रेस जो है जीत हासिल कर सकती है। लेकिन कैसे? क्योंकि कांग्रेस की राह में काफी सारी मुश्किलें हैं। अब से कुछ दिन पहले जो है बीएसपी और सपा और जो निर्दलीय विधायक है उनसे दिग्विजय सिंह ने जो है मुलाकात करने की, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जिस तरीके से हमें भी सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली थी कि बसपा विधायकों से मुलाकात की कोशिश जो है दिग्विजय सिंह ने की है। तो दिग्विजय सिंह जरूर चाह रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को यह पता है कि पार्टी में उनका विरोध है और कहीं ना कहीं अगर फूल सिंह बरैया का नाम आगे आता है, कांग्रेस के भी कई सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि फूल सिंह बरैया जो है राज्यसभा जाएं, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह इस स्थिति को भांपते हुए अब जो है बसपा, सपा और जो निर्दलीय विधायक है उनको साधने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद आपका आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है और दर्द भी बढ़ाने वाली है, चिंता भी बढ़ाने वाली है। क्या आपको लगता है कि 100 रुपए के लिए लोग लड़ लेंगे? क्या 100 रुपए के लिए 2 भागों में जब उसको किया जाए तो 50-50 रुपए में जान चली जाएगी? क्या आपको लगता है कि इसको लेकर खूनी संघर्ष हो जाएगा? लेकिन ऐसा हो रहा है। दरअसल समाज की में जिस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है वो इस तरफ इशारा कर रहा है। एक खबर रीवा से है। रीवा में महज 100 रुपए के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में 2 लोगों की जान भी चली गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के खटखरी गांव का है। जान की कीमत 50 रुपए और 100 रुपए की खातिर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। अब आप सुनिएगा, आप सुन के दंग रह गए होंगे, क्या ऐसा होता है? और सुशील चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त रीवा से। सुशील से बात कर लेते। सुशील, बड़ा सुनकर लगता है, क्या 100 रुपए के लिए खूनी संघर्ष हो सकता है? यदि 100 रुपए को 2 भागों में बांट जाए तो वो 50-50 रुपए की राशि हो जाती है। सिर्फ 100 रुपए के विवाद में क्या लोगों की जो मानसिकता है या लोगों का सोच है इतना छोटा हो गया कि 100 रुपए के पीछे जान ले ली गई? बिल्कुल मनोज जी, इस घटना को देख के तो यही लग रहा है कि अब जान की कोई कीमत नहीं बची। 100 रुपए के लिए लोग जान ले लेते हैं और ये जो पूरा खूनी संघर्ष हुआ है मनोज जी, ये सिर्फ 100 रुपए के विवाद को लेके हुआ है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनका नईगढ़ी प्राथमिक केंद्र में इलाज चल रहा है। लेकिन समाज को एक मैसेज जा रहा है कि क्या अब सब कुछ पैसा ही बचा है कि हम 100 रुपए 50 रुपए के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। और आज ये जो पूरा वाकया देखने को मिल रहा है मनोज जी, निश्चित तौर में समाज को शर्मसार कर रहा है।
लेकिन सुशील, ये किस तरह की घटना आपने वहां देखा होगा, समझा होगा, क्या हुआ? मतलब थोड़ी सी कहानी बताएंगे कि 100 रुपए में कैसा विवाद हुआ, किसने पैसे लिए, किसने दिए और 100 रुपए में जान ले ली? बिल्कुल मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे, ये जो है ये एक कोरी परिवार है जो नई गढ़ी एक के खटकरी गांव में रहता है और ये एक पूरी एक मोहल्ला ही है। एक दूसरे से लेन देन तो चलता रहता है, इनका कुछ पुराना भी विवाद चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, एक उसी के परिवार के एक युवक हैं जिन्होंने 100 रुपए उधार लिया था और वो 100 रुपए जो दूसरा परिवार है, उन्हीं का परिवार है, वो 100 रुपए मांग रहा था, लेकिन पैसा नहीं देने को लेकर ही पूरी घटनाक्रम हुई, आनाकानी हो रही थी। जिस तरीके से अभी जांच में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो पैसा नहीं दे रहा था, आखिरकार ये संघर्ष हो गया और दोनों में मारपीट हुई। और जब मारपीट हुई तो जो दोनों परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे अन्य सदस्य हों, सभी एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडा से वार करने लगे और इसमें दोनों परिवार के दो व्यक्ति की हत्या हो जाती है। मनोज जी, निश्चित तौर में ये एक बहुत बड़ा मामला है, पुलिस पूरे घटना की जांच। चलिए, मामला बहुत छोटा है, घटना बड़ी छोटी है, लेकिन जब घटना पर विचार करते हैं तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 रुपए के लिए लोग आजकल एक दूसरे की जान के आदी हो गए हैं। और यदि इस तरह समाज में होता रहेगा तो फिर ये चिंता बढ़ाता है कि हम जा कहां रहे, क्या इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं बची कि आप 100 रुपए के लिए लड़ लेते हैं। अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है और ये खबर है खेलने की बात को लेकर दरअसल विवाद हो गया और ये विवाद हुआ है इंदौर में। यहां खेल चल रहा था और ये खेल था बैडमिंटन का, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि आधा दर्जन लोगों ने यहां एक दूसरे की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, घर में पथराव भी किया। हालांकि पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे आप देख रहे हैं। खेल खेल में खूनी संघर्ष, बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। मारपीट का पूरा सीसीटीवी वीडियो आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है। लेकिन क्या है पूरा मामला और किस तरह से यह हमला हुआ, समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा आप टीवी स्क्रीन पर, खेल खेल में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। आप देखिए किस तरह से ये भाई साहब जो भी दिखाई दे रहे हैं वो लकड़ी लेकर आते हैं, घेर लेते हैं और महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। अब ये बचाने गई है कि पिटाई करने गई है। और ये देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं एक दूसरे पर। पत्थर क्यों मारते, थोड़ा सा प्यार कर लीजिए तो छोटी छोटी घटनाएं नहीं होगी। एक जगह 100 रुपए के पीछे जान ले ली जाती है और दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि खेल खेल में दूसरा खेल बिगड़ जाता है, एक दूसरे पर जोरदार हमले होते हैं। आप देखिएगा, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे किस तरह से हमला हुआ है। और लगातार इस घटना को देखकर ये कहा जा सकता है कि समझिए, संभलिए, ऐसे झगड़ों से बचिए। जरा सा विवाद, छोटा सा विवाद आपको इस तरफ पहुंचा देता है जिसमें पुलिस में मुकदमे दर्ज होते हैं, आपके घर के परिवार के लोग थाने पहुंचते हैं, वहां खड़े रहना पड़ता है और हमेशा के लिए आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों का खेल है, बच्चों की तरह इसको ले लीजिए, लेकिन समाज के लोग मानते कहां हैं, विवाद में इतना उलझ जाते हैं। और ये देखिए आप, गोल घेरे में आपको दिखाई दे। भरत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इंदौर से। भरत से समझते हैं। भरत, क्या ऐसा विवाद हुआ कि खेल खेल में खूनी संघर्ष हो गया और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो आपने पहुंचाई है सीसीटीवी के जरिए, जो नजर आ रही है, क्या था पूरा विवाद? बिल्कुल बताएंगे। पूरा विवाद जो है ये इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ कॉलोनी है, जहां पर छोटे बच्चों के बैडमिंटन खेलने की बात पर को लेकर के जो विवाद ये शुरू हुआ था और ये विवाद बढ़ते बढ़ते आखिर एक दूसरे परिवार के बड़े सदस्यों तक पहुंच गया और इतना बेरहमी से तकरीबन 8 से 10 लोगों ने इस युवक की पिटाई की है, जिसके कारण काफ़ी इसके शरीर पर जो निशान है वो साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो चुकी है। हालांकि अगर बात की जाएगी तो जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो युवक के ऊपर काफी गंभीर जो है हमला किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात और सवाल ये कि जैसे ही इस घटना की जानकारी के बाद जब युवक थाने पर पहुंचा था तो उसकी शिकायत को लेकर के
जो है पहले उसे समझाई दी जाती है और उसके बाद में उससे एक समझौता पत्र लिखा जाता है। इसकी शिकायत को लेकर के आखिर गुहार जो है वो डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से फरियादी ने लगाई है, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसकी एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी के जो आदेश हैं वो डीआईजी साहब ने दिए हैं। अब देखना होगा कि क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ था, जहाँ पर घटनाक्रम हुआ है वो कंटेनमेंट एरिया और काफी सेंसिटिव इलाका है, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरा और कोरोना का कहर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, लोग एक दूसरे लड़ने में उतारू है। जहां एक और बचाव के लिए दूरी रखने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है, वहां लोग डंडे लाठियों और पत्थरों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर को शर्मसार करने वाली घटना है। लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रशासन तमाम तैयारियां कर ले, तमाम कर ले, लेकिन कोरोना की जो चेन। बिल्कुल भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे इसमें ये जरूर है कि इंदौर लॉकडाउन में था, धीरे धीरे करके उसको अनलॉक किया गया और अब ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं को लेकर लोग लड़ रहे हैं। आप खुद तो लड़े, उसके बाद पता नहीं कितने लोग, कोई एक भी व्यक्ति यदि संक्रमण लेकर आ गया होगा तो कितने लोग उसके शिकार हो जाएंगे, जांच के बाद स्पष्ट होगा। पर अभी बचिए, दूर रहिए। यदि मन में ज्यादा उतावलापन हो रहा है, ज्यादा खून आपका खोल रहा है तो थोड़ा ठंडे पानी में नहा लीजिए, ठंडा पड़ जाएगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भी इसी की तरह की खबर है, लेकिन ये खबर चूंकि हम कोरोना की बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के कोरोना में हम देख लेते क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार जा पहुंची है। आज भोपाल में 70 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में अब तक 427 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के जिलों में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उससे हालत चिंताजनक होने जा रहे हैं। काबू में नहीं है कोरोना की मार एमपी में 10,000 पार। समझते हैं, आमिर हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं, लगातार कोरोना की खबरों को कर रहे हैं, फील्ड पर जा रहे हैं और अपना ध्यान भी रख रहे हैं। आमिर, क्या कहेंगे? आपने मास्क लगा रखा है, लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, कई के चेहरों पर मास्क दिख नहीं रहे हैं और हम देख रहे हैं संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, इसे लापरवाही का ही नतीजा कहा जा सकता है कि महज 3 महीने के अंदर आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश में जब जबलपुर में 20 मार्च को पहला कोरोना के पॉजिटिव का मामला सामने आया था और पहली मौत 25 मार्च को इंदौर में कोरोना से हुई थी, तब महज आंकड़ा कुछ ही सीमित संख्या पर था। लेकिन 3 माह के अंदर मार्च, अप्रैल, मई और जून में जब आंकड़ा देखेंगे तो 10,000 पर ये पहुंच चुका है। बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 400 से ज्यादा लोगों की मौतें भी मध्य प्रदेश में अब तक हो चुकी हैं। हम स्थिति, गंभीर स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक हुआ है, 1 जून के बाद से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलने लगा है, क्योंकि लोग बाजारों की तरफ निकलने लगे हैं। पहले जब घरों में लोग बंद थे तो कहीं ना कहीं संख्या कम नजर आ रही थी, लेकिन अब अनलॉक के बाद लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, बाजार खुलने लगे हैं, तो लोग अब सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। इस सब के बीच में अच्छी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में करीब 68% से ज्यादा कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी 6,800 लगभग जो है मरीज रिकवर हो चुके हैं, कोरोना से जंग लड़कर जीत चुके हैं, अस्पताल से स्वस्थ होकर। चलिए आमिर, हम चाहेंगे कि बाकी लोगों से उम्मीद करेंगे कि ईश्वर जो है वो भी जल्दी हो ठीक, लेकिन आप ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लगातार आपको समझाइश दी जा रही कि अनलॉक हो गया तो अनलॉक का भी पालन कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अब तो खुल गया तो सब एक दूसरे में जाकर मिल जाएं, आप तो डूबेंगे, पता नहीं कितनों को ले डूबेंगे। तो मध्य प्रदेश की खबरों को लेकर छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हम मिड सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल विवाद होने लगे हैं। 100 रुपए में जान चली जाती, कहीं खेल खेल में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये मत करिए, थोड़ा सा ठंडा रहिए, धैर्य रखिए, तो हमें लगता ये तमाम तरह के विवाद ठंडे पड़ जाएंगे। और इस समय तो जरा सा विवाद पता नहीं कितने लोगों को आपके साथ पहुंचा देगा, और उसमें एक भी संक्रमण लेकर आ गया तो आप सब पहुंच जाएंगे अस्पताल। तो बने रहिए IND 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।